बच्चों, आज द्विघात समीकरण का छठा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में बताए थे द्विघाती सूत्र का सत्यापन। और द्विघाती सूत्र के सत्यापन में आप देखे थे कि इसको सत्यापित करने का या द्विघाती सूत्र ज्ञात करने का अनंत तरीका है। आज आप लोगों को बताना है कि द्विघात समीकरण के हल होने का शर्त, यह द्विघात समीकरण के हल होने का शर्त जो है 3 शर्त है, जिसमें पहला शर्त है जब d का मान जो है यहाँ 0 से बड़ा हो जाए तब द्विघात समीकरण का हल वास्तविक और असमान होता है। दूसरा कंडीशन में है कि जब d 0 के बराबर होता है तब द्विघात समीकरण का हल वास्तविक और समान होता है। तीसरा कंडीशन है इसका, जब d 0 से छोटा हो जाए तब द्विघात समीकरण का हल काल्पनिक या अवास्तविक होता है। यानी 0 से छोटा हो जाए तो यह काल्पनिक हल इसका होता है। काल्पनिक हल क्यों होता है, कैसे होता है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए कि जैसे एक समीकरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, यह x² + 1 बराबर 0। इसके पहले भी कभी ऐसा इक्वेशन आपको दिया गया था कि यह x² बराबर 9, तो इसका हल आप निकाले हुए थे। जैसे हल करके इसको निकालेंगे, सोल्व करके, तो निकालने का तरीका आप वहाँ देखे हुए थे। इसमें ये भी यहाँ पर बताए थे कि इसका हल जो है ±3 क्यों होता है, यानी +3 और -3 दोनों इस x के स्थान पर रखने पर इसका वैल्यू 9 हो जाता है। यानी वो जो है संतुष्ट करता है इसको 3 और -3, इसलिए इसमें कहा जाता है कि इस समीकरण का हल जो है 3 और -3 होगा। क्योंकि 3 यहाँ पर रखेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर, यानी x के स्थान पर रखने पर 3 जो है इसका स्क्वायर करने पर 9 हो जाएगा। -3 भी इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसी दोनों स्थिति के अनुसार जो है, यानी 3 और -3 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में x का हल जो है 3 और -3 यह दोनों होगा। कारण यही है कि यहाँ से स्क्वायर हटाते समय इसमें प्लस माइनस लगा करके, जैसा कि यह x² बराबर 9 है तो यहाँ से x बराबर यह ±√9 लिख दिया जाता है। तब इसको सोल्व करने पर यह जो है x बराबर +-3, तब यहाँ से यह x बराबर 3 और -3 हो जाता है। अब इस समीकरण में देखिए कि वैसा कौन सा x का मान है, यानी वास्तविक संख्या कौन सा है कि जिसको x के स्थान पर रखने पर और उसमें 1 जोड़ने पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये तो आपको मालूम है, यहाँ पर भी देखे हैं कि -3 का स्क्वायर करने पर यह, 3 का स्क्वायर तो +9 हुआ ही है, और -3 का स्क्वायर भी करने पर +9 ही हुआ है। क्योंकि -3 का स्क्वायर -3 गुना -3 होते हुए यह माइनस प्लस हो करके यहाँ से यह 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी निगेटिव संख्या का वर्ग करने पर उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो वास्तविक संख्या में से किसी भी धनात्मक संख्या को लेकर के यहाँ पर रखा जाए तो उसका वर्ग करने पर तो पॉजिटिव होगा ही, और 1 जोड़ेंगे तो वह 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे वास्तविक संख्या में यहाँ यह 0, -1, -2 इस तरह से आगे बढ़, फिर यहाँ पे
माइनस ना, इसमें दाहिने तरफ में माइनस नहीं, +1 +2 +3, यानी किसी भी धनात्मक संख्या को लेकर के यहाँ पर x के स्थान पर रखा जाए तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यानी x के स्थान पर किसी को भी ले लिया जाए तो इस स्थिति में जो है x² + 1 का वैल्यू जो है 0 से बड़ा ही होगा। फिर निगेटिव संख्या में से भी किसी को ले लिया जाए x के स्थान पर, निगेटिव वास्तविक संख्या जो है, तो इसमें x के स्थान पर रखेंगे तो उस ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही प्राप्त होगा। और उस स्थिति में एक जोड़ेंगे, यानी इसमें से कहीं से भी तो x के स्थान पर रख दिया जाए तो यहाँ पर भी x² + 1 जो है इसका भी वैल्यू जो प्राप्त होगा वह 0 से बड़ा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि 0 के स्थान 0 जो है या x बराबर 0 रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ x² + 1 बराबर यहाँ 0 का स्क्वायर +1, तो यह 0 + 1 यानी 1 ही हुआ जो 0 से बड़ा है। यानी इस तीनों स्थिति में जो है जितना वास्तविक संख्या है सबके लिए यहाँ पर जांच किया जा चुका कि किसी भी हालत में इस समीकरण में कोई भी वास्तविक संख्या रख दिया जाए x के स्थान पर तो उसका वैल्यू जो है 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो 0 के बराबर नहीं हो पाएगा तो वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि यह समीकरण गलत है, लेकिन समीकरण गलत नहीं है। यहाँ पर इसका भी हल होता है और वह हल जो है इस वास्तविक संख्या के समूह में नहीं है। अब इसको सोल्व करके देखा जाए। यहाँ x² बराबर -1, तो यहाँ से x बराबर ±√1 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसी निगेटिव संख्या का वर्गमूल जो है या निगेटिव संख्या का वर्गमूल, आप 8वें क्लास में वर्गमूल बनाना सीखे हुए थे, तो वहाँ पर जब भी वर्गमूल निकाले थे तो यह पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल निकाला गया था। जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव संख्या था तो उसका वर्गमूल आप निकाले हुए थे, निगेटिव संख्या का वर्गमूल नहीं निकाले थे। पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल जो है यह वास्तविक संख्या के समूह में जाता है, वास्तविक संख्या के समूह में जाता है। लेकिन निगेटिव संख्या का वर्गमूल जो है वह वास्तविक संख्या के समूह में नहीं जाता है। यानी निगेटिव संख्याओं का वर्गमूल ही जो है वह सब काल्पनिक संख्या के समूह का निर्माण करता है। यानी काल्पनिक संख्या के समूह का निर्माण होता है निगेटिव संख्याओं के वर्गमूल से ही। और इसी काल्पनिक संख्या के बारे में आपको 11th में जाकर के पढ़ना है। इसी का और 10th क्लास में जो है केवल वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करना है, इस वास्तविक संख्या के बारे में। तो कारण यही है कि यानी कहने का मतलब यह है कि इस समीकरण का हल जो होगा काल्पनिक संख्या में प्राप्त होगा, यानी काल्पनिक हल होगा। और 10th क्लास में आपको पढ़ना है केवल वास्तविक संख्या के बारे में। इसी कारण यह काल्पनिक संख्या, काल्पनिक हल जो प्राप्त होता है उसको 10th क्लास में हटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इसी कारण यहाँ पर लिखा गया है कि जब d 0 से छोटा होता है तब द्विघात समीकरण का हल काल्पनिक होता है या अवास्तविक होता है। कहने का मतलब कि वह वास्तविक हल नहीं होता है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि द्विघाती सूत्र जो है x बराबर -b ± √d/2a होगा। तो d का मान जब पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा तो स्पष्ट है कि इस पूरा का यानी जब d जो है यह 0 रहे
या डी 0 से बड़ा रहे यानी पॉजिटिव रहे, तो इस दोनों स्थिति में जो है इसका यह जो होता है वास्तविक संख्या में से कोई ना कोई संख्या प्राप्त होता है, यानी यह वास्तविक हल कहलाता है। और जब वही डी का मान निगेटिव हो जाता है, डी का मान निगेटिव हो जाता है, तो वैसी स्थिति में यह रूट डी जो है यह काल्पनिक हो जाता है, जो काल्पनिक हल होता है। और वही काल्पनिक हल के बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है 11th में, जिसको मल्टीप्लिकेशन में छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण का हल होने का शर्त जो देखना है, उसका कंडीशन देखना है, जब डी का मान निगेटिव हो जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लिख दिया जाता है कि इसका मूल वास्तविक नहीं है। और उसको छोड़ करके यदि वह 0 के बराबर आ जाए डी का मान, या 0 से बड़ा हो जाए डी का मान, तब उसका हल ज्ञात किया जाता है। यदि निगेटिव आ जाए तो उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि काल्पनिक संख्या जो है 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, वह पढ़ना है 11th में। तो 11th में जाकर उसका अध्ययन किया जाता है। यदि द्विघात समीकरण के हल होने का 3 शर्त हो गया। देखिए बच्चों, अब इसमें आप लोगों को देखना है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल ज्ञात करना है। तो मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि यहाँ दिया गया समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसका मूल है अल्फा और बीटा, जहां अल्फा बराबर -b प्लस √d² माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा बराबर -b माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाई 2। तो इसमें दो चीज आपको ज्ञात करना है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, और दूसरा में निकालना है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान। तो इसमें पहला जो है, पहला यह मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करके, यह अल्फा और बीटा का मान जो यहाँ पे है, इसी को इसमें रख करके सोल्व किया जाएगा। तो यह -b प्लस b² माइनस 4ac बाई 2a प्लस -b माइनस √d² माइनस 4ac बाई 2a। तो यह हो जाएगा, LCM निकालेंगे तो यह 2a, और 2a से भाग देंगे, 2a में 1 आएगा, 1 से गुना करने पर इतना ही रह जाएगा। तो यह -b प्लस b² माइनस 4ac प्लस
फिर 2a से भाग देंगे, 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही यह हो जाएगा। तो यहाँ से पोस्ट में डाल देते हैं, माइनस के रूप में है तो माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यह माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, फिर प्लस माइनस माइनस b, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ से रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इससे यह गायब हो गया। अब यहाँ यह माइनस 2b बटा 2a, तो फिर यह 2 से 2 कैंसिल, तो अब इसको लिख सकते हैं फाइनली यह अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात किया गया है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाता है। अब इसी को शब्द के रूप में लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे तो यह हो गया मूलों का योगफल बराबर, अब इसी माइनस को ऊपर रखते हुए यानी माइनस यह x के गुणांक, x का गुणांक बटा, अब ये जो है यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, अब इसके बाद ज्ञात करना है दूसरा नंबर में यह अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, फिर वहीं अल्फा और बीटा का जो मान है यहाँ पर रखेंगे, तो यह माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटा 2a गुना माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटा 2a। तो यह माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, यानी ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना कर लेंगे तो यह 4a स्क्वायर हो गया। अब इसको हम यदि एक माइनस बी को a मान ले दोनों में, तो यह a प्लस बी और यह a माइनस बी के रूप का है, तो फॉर्मूला से यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह ए के स्थान पर माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस है तो स्क्वायर है, पोस्ट हटाएंगे तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर रूट तो गायब हो जाएगा, लेकिन दो पद में है तो पोस्ट में ही लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाई 4a। तो यहाँ से इसका वैल्यू अब हो जाएगा यह b² माइनस b² माइनस माइनस प्लस 4ac बटा 4a²। तो यहाँ b² से b² कैंसिल, तो यह 4ac बटा 4a², 4 से 4 कैंसिल, एक ठो a से एक ठो यह गायब होते हुए c बटा a हो जाएगा। तब यहाँ से लिखा जा सकता है अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसी को भाषा के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अर्थात मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद c, इसमें अचर पद है, बटा x² का गुणा। यानी यह हो गया। अतः दो चीज इसमें सामने आया। एक नंबर में गुणों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और दूसरा नंबर में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। अगला थ्योरम है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो द्विघात समीकरण को अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त करें। इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें मूल है अल्फा और बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसे इसके पहले वाले थ्योरम में प्रूफ किया जा चुका है। अब यहाँ द्विघात समीकरण जो दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें से एक कॉमन निकाल लेते हैं। तो यह x² प्लस bx बटा a हो जाएगा। इसमें था बाहर निकल गया, इसमें नहीं है, बट्टा में लगा दिए। इसमें भी नहीं है यहाँ, तो इसके भी बट्टा में यह c/a बराबर 0 हो जाएगा। तो यह x² प्लस b बटा ax प्लस c बटा a बराबर यह 0 बटा a हो जाएगा। यहाँ गुना में है, यह बटा में गया। अब यहाँ c बटा a जो है, इसके स्थान पर तो अल्फा इंटू बीटा लिखा जाएगा। b/a यहाँ है, लेकिन यहाँ माइनस b/a रहता, तब इसके स्थान पर जो है इस अल्फा प्लस बीटा को लिख देते हैं, और वहीं अल्फा और बीटा के पदों में यह व्यक्त हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ x² प्लस के जगह पर यदि हम माइनस लिख दें, माइनस, और यहाँ माइनस b/a
इंटू एक्स प्लस सी बाई ए लिख दें तो यहाँ पर इस अल्फा प्लस बीटा और इसके स्थान पर अल्फा इंटू बीटा लिखा जाएगा। तब यह हो जाएगा अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही हो गया आपका अल्फा और बीटा जो मूल है द्विघात समीकरण का, उसके रूप में द्विघात समीकरण को व्यक्त किया हुआ। और इसी सूत्र से द्विघात समीकरण को भी ज्ञात किया जाता है। जब उसके मूल दोनों मूल मालूम हो तो उसके अल्फा दोनों मूलों के जोगफल और दोनों मूलों के गुणनफल के रूप में यह द्विघात समीकरण जो है ज्ञात किया जाता है। फिर इसी को आगे यहाँ पर बताएं तो यह एक्स स्क्वायर माइनस यह पोस्ट तोड़ देते हैं तो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है मूलों के जोगफल और गुणनफल के रूप में है। अब उसी को हम यहाँ पर अलग अलग बिना जोगफल और बिना गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद यहाँ इसमें x कॉमन निकल करके x माइनस अल्फा, इस दोनों में से माइनस बीटा कॉमन निकल करके यहाँ भी x माइनस अल्फा हो जाएगा बराबर 0। अब इस दोनों से x माइनस अल्फा कॉमन निकलते हुए यहाँ पर यह हो जाएगा x माइनस बीटा बराबर 0। यह भी हो गया। यहाँ पर यह गुणनखंडन का रूप कहलाता है मूलों के साथ। यानी मूल अल्फा और बीटा था तो अल्फा और बीटा के रूप में यह भी एक सूत्र हुआ।